तो ये आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी करने के लिए जो सबसे फंडामेंटल नीड है वो तो यही है कि आपको पीएनसी आना चाहिए। अगर आपका पीएनसी वाला पार्ट अच्छा है तो आपको प्रोबेबिलिटी में इतना कोई दिक्कत नहीं आता, और बाकी बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की वो तो हर जगह आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में स्पेशल क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का अगर अपन फंडामेंटल मीनिंग जाने कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन तो अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना जरूरी है। अभी अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो नोविंगली और अनोविंगली हमें चीज़ें पता है या नहीं पता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रोबेबिलिटी को यूज लेते ही आए हैं। ठीक है, और किस टर्म में लेते आए हैं? पॉसिबिलिटीज की टर्म में। तो हमें कहीं पे भी अगर पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वही पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए मैथमेटिकल टर्म क्या बनाते हैं? प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज़ किससे रिलेटेड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम कहीं पे भी अगर पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमारे पास बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, या उसके क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता। बट मैथमेटिकली जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो उसका अपना एक डोमेन है। उसने चीज़ों को पहले से बाउंड कर रखा है कि अगर आप ऐसा बाउंड करके चलोगे तो ही आपकी ये थ्योरी काम करेगी, नहीं तो ये थ्योरी काम करेगी नहीं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अब यहाँ पे कुछ भी आप नहीं ले सकते। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आपको जो लेना है वो पहले तो आपको जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी हमारी फंडामेंटल टर्म्स है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी इज अ सिंपल थॉट। लेकिन जो भी हमारी फंडामेंटल टर्म्स हैं जिसके बगैर आप प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते, तो मैं पहले वो वन बाय वन करके आपको सारी टर्म्स बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको डेफिनेशन और जो भी रूल्स हैं इसके वो सारी बातें बात की है। तो देखो, फंडामेंटल टर्म में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्सपेरिमेंट। अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ के उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उन एक्सपेरिमेंट से मतलब है जिनके आउटपुट्स पहले से डिफाइन है। अरे, होने को तो एक केमिस्ट्री लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। किसी भी दो केमिकल्स को मिला तो भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, आउटपुट ही नहीं पता हमें। तो हमें ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं लेना होता है जिसके आउटपुट के बारे में हमें नहीं पता। हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ बात करेंगे जिनके आउटपुट्स हमें पता है। तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एन ऑपरेशन विच कंटेन वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक, तो एक ऐसा ऑपरेशन जिनसे जो भी आउटपुट्स आए या आउटकम्स आए वो वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो आउटकम आपके वेल डिफाइन नहीं है तो आप उस एक्सपेरिमेंट को कभी भी यहाँ प्रोबेबिलिटी में नहीं ले सकते। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे लिए वो एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पे हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसके आउटकम है वो तो वेल डिफाइन है, वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उसके आउटपुट के बारे में हमें पता नहीं है, वी कांट प्रिडिक्ट इट। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक कॉइन टॉइस किया तो मुझे थोड़ी पता है हेड आएगा टेल आएगा। ठीक है, या फिर मैंने एक डाइस को थ्रो किया 1 2 6 में, तो मुझे थोड़ी पता है इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटपुट को हम प्रिडिक्ट ना कर सके, उसे अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट कहना। ठीक है, तो ये और ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट है तो आउटकम्स तो होंगे ही होंगे। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे? एन एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट विच रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड।
ठीक है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट ना कर सके, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ऑब्वियसली अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इट कंटेन मोर देन वन आउटकम। वो तो होगा ही होगा ना। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यही तो होगा कि उसके आउटपुट जो है वो एक से ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही आना होता तो हमेशा ही पता है फिक्स ही है, फिर उसमें क्या ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है ना। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट नॉन एक्सपेरिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके पास आता है टॉसिंग ए कॉइन, जिसका प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, थ्रोविंग ए डाइस, ठीक है, या फिर सिंपल से आप कह सकते हैं जस्ट कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या आपके बॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लाइक अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे पता है क्या आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, दो आउटकम तो बने, बट हेड और टेल में से कौन सा आएगा वो मुझे नहीं पता। वैसे अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो मुझे पता है 1 to 6 आने वाले, पर उनमें से क्या आने वाला है वो मुझे नहीं पता। तो ये जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट है, दीज आर कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है ऑब्वियसली, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है और जिसके आउटकम्स के बारे में हमें नहीं पता। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पता चल गई है। अब उसके बाद में अब हमें ये पता करना है कि जो हमारी नीड है या जो भी आउटकम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हमें पॉसिबिलिटी बतानी है, यही हमारी मेन नीड होती है। तो इसी के लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हम उन आउटकम्स को डिफाइन कर देते हैं। तो उसी के लिए सबसे पहले टर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सैंपल पॉइंट क्या है, तो सैंपल पॉइंट मींस द ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो भी अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसके बहुत सारे आउटकम्स आने वाले हैं, तो उस इंडिविजुअल एक आउटकम को हम एक सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या कह सकते हो, ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसका हर एक आउटकम मेरे लिए अपने आप में क्या है, एक सैंपल पॉइंट है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बोलता हूँ कि थ्रोविंग ए या टॉसिंग ए कॉइन, मान लीजिए चलो थ्रोविंग ए डाइस बोल दिया, अगर मैं यहाँ पे थ्रोविंग ए डाइस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को तो पता है क्या क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर माई पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इन पॉसिबिलिटीज में ये एक एक आउटकम, ये जो भी आउटकम है इंडिविजुअली इन इन्हीं आउटकम्स को अपन क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब सैंपल पॉइंट तो एक इंडिविजुअल पॉइंट हुआ, अब हमें करना क्या है, अब हमें इन्हीं में से किसी ना किसी के बारे में बातें करनी है, तो इसी का हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस अपने आप में यहाँ पे क्या है, वो सारा का सारा पॉसिबिलिटीज का सेट जिससे बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो सिंपल से आप सैंपल स्पेस के बारे में क्या बोलोगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, अब देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके आउटकम्स जो होते हैं वो वेल डिफाइन होते हैं। वेल डिफाइन का मतलब क्या क्या आ सकता है वो हमें पता है, ये हम पहले से जानते हैं, उनमें से क्या आएगा बस वो नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें सारी पॉसिबिलिटीज तो पहले से ही पता है, तो उन्हीं का जो सेट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। और देखिए ये जो थ्योरी है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द सेट थ्योरी ऑब्वियसली। अब हम यहाँ पे अगर सेट्स बना रहे हैं तो होगा क्या, सेट थ्योरी तो लगेगी ही लगेगी। तो अगर आप सेट थ्योरी की तरह सोचो तो सैंपल स्पेस मेरे लिए क्या है, इट इज़ जस्ट ट्रीटेड द यूनिवर्सल सेट फॉर मी। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, वो मेरे लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा।
ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान। अब यूनिवर्सल सेट मीन्स व्हाट, कि हम जो भी अब बात करेंगे वो उससे बाहर बात नहीं करेंगे, हमारा डोमेन फिक्स हो गया कि हम इसी डोमेन के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जितने भी फंडामेंटल रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, अब उनके आपको सैम्पल स्पेस बनाने आने चाहिए। अगर आपको सैम्पल स्पेस बनाना आता है तभी जाके आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे बेसिक बेसिक अगर अपन बात करते हैं, लाइक टॉसिंग ए कॉइन, लाइक मैं अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे लिए यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बनने वाला है, वो तो पता ही है यहाँ पे आपको कि अब अगर यहाँ पे मैं सैम्पल स्पेस बनूंगा, लिखूंगा यहाँ पे, तो एक कॉइन को टॉस करके क्या आ सकता है, आइदर हेड और टेल, और थोड़ी कुछ आ सकता है। अब यही अगर मान लो दो कॉइन टॉस करने, तो अगर आपको दो कॉइन को टॉस करना है तो भी आपको पता है पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, पूरी प्रोबेबिलिटी में ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, कि अगर आपने किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का अगर आउटकम निकाल लिया, ठीक है, लाइक मैं अगर ऐसा बोलूं कि लेट एन एक्सपेरिमेंट, let an experiment have n outcomes, ठीक है, तो मेरे पास में अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसमें n आउटकम्स है, ठीक है, देन इफ द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड r टाइम्स, ठीक है, तो अब अपन ये बोलें कि इफ द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड r टाइम्स, देन अब हमारे पास में जो टोटल आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनने वाले हैं। देखो एक अभी हमने पीएनसी पढ़ी है तो हमें पता है कि अब एक के लिए n बना तो दूसरे के लिए भी n बनेगा, तीसरे के लिए भी n बनेगा, तो ऐसे हमारा ये n कितने टाइम बनेगा, ये हमारा r टाइम्स बनेगा। तो ये r टाइम बनेगा तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, n⁻r, ठीक है ना। तो ये पीएनसी का फंडामेंटल यूज करके अगर जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया है तो मुझे पता है मेरा आउटकम कितने आने वाले हैं, आउटकम आने वाले हैं 2, ये मुझे पता है। इसका मतलब अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा तो 2 × 2 यानी 2⁴, तो यानी मेरे जो एक्सपेरिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 4 एक्सपेरिमेंट आएंगे, 4 आउटकम्स आएंगे, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ से अगर 3 करूंगा तो 2⁻3, 4 करूंगा तो 2⁻4 एंड सो ऑन। तो अगर आपने एक किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम निकाल लिए तो वो एक्सपेरिमेंट आप कितनी बार भी रिपीट करो वो उसी के मल्टीपल में चलता रहता है, अनटिल चलता तो रहेगा, टोटल केसेस तो उतने ही आएंगे ना। अब देखो जो भी पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड बातें होंगी वो सारे के सारी पर्टिकुलर केस पे होंगी, आउटकम पे तो नहीं होगी ना, वो तो फिक्स ही है कि इतने आने वाले हैं, इसीलिए आउटकम से रिलेटेड नो कॉम्प्रोमाइज, वो चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपको पता है सैंपल स्पेस डाइस में क्या आ सकता है, बाय डिफॉल्ट तो यही आता है, बाकी अगर ये नंबर्स को बदल के आप अल्फ़ाबेट्स ले आओगे तो बोल दिया जाएगा, बट फिलहाल तो यही आएगा। लेकिन अब मैं यही बोलूं कि मैंने 2 डाइस को एक साथ उछाला है, लाइक थ्रोविंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो अगर अपन ने यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ, देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए काफ़ी सारी टर्म्स है। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने 2 डाइस उछाले, 2 डाइस थ्रो किए, या इसी लाइन को मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने एक डाइस को 2 बार उछाला है, समझ रहे हो इन चीज़ों को, तो इससे टोटल आउटकम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप 2 डाइस को एक साथ उछाल लीजिए, एक साथ थ्रो कर लीजिए, या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कर लीजिए, सिर्फ ये टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं। इस पे टोटल आउटकम्स आपका नहीं बदलेगा, हो सकता है आपका रिक्वायर्ड आउटकम बदल जाए बट टोटल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा एक साथ तो मुझे पता चल गया कि एक डाइस को थ्रो करने से 6 आता है, तो इसका मतलब 2 के लिए करूंगा तो 6 × 6 यानी 36 केसेस आने हैं। अब वो 36 केसेस क्या है, वो 36 मेरा सैंपल स्पेस है, लाइक मैं पहले वाले पे 1 आ गया तो दूसरे वाले पे भी 1 आ सकता है, इस पे 1 से 2 आ सकता है, एंड दिस इज 1 to 6, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास 1 पहले वाले पे 1 आ सकता है, हो सकता है पहले वाले पे 2 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते मेरे पास भी इस पे 6 भी तो आ सकता है।
तो अब अगर आप काउंट करने बैठोगे तो देखो, अगर पहले वाले पे 1 आया तो 6 केस है, 2 आया तो 6 केस है, तो इसका मतलब 6 को हमने 6 टाइम ऐड किए, या तो आप ऐसा बोल दो या डायरेक्टली 6 इंटू 6 बोल दो, तो ये मेरे पास कितने आ गए 36 केसेस। अब ऐसे ही जब मैं 3 डाइस थ्रो करूंगा तो कितने आ जाएंगे 6 क्यूब यानी 216। तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने। जब भी आपको सैंपल स्पेस निकालने के लिए बोले तो वो आपको परफेक्टली लिखना आना चाहिए। अब इसमें ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 2 एक्सपेरिमेंट्स को साथ में मिला देते हैं, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट को साथ में मिला देता है, मतलब वो आपको ऐसा बोला जाएगा कि सपोज करो हमने एक क्या किया, एक कॉइन को थ्रो किया या कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो जैसे ही हमने कॉइन को टॉस किया उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो हमें भी पता है अगर आप एक ही कॉइन को टॉस करते हैं तो, ठीक है। अब वो सिंपल सा क्या बोलेगा कि जब हेड आता है उस कंडीशन पे हमने क्या किया, एक डाइस थ्रो कर दिया, मतलब हेड आया है उस कंडीशन में एक ए डाइस थ्रो किया गया, ठीक है, और मान लो टेल आया गया है उस कंडीशन में आपके पास, उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि आपको फिर से क्या किया गया है, एक कॉइन टॉस किया गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि अब जब अच्छे क्वेश्चन बनने होंगे तो आपके पास में सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस ही आएगा, और अगर आपको सैंपल स्पेस का आइडिया है तब जाके आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपन चीजों को सोचेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो डाइस आया, तो हेड आया तो डाइस आया, इसका मतलब 1 to 6 तक कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और यहाँ पे अगर टेल आया तो फिर से अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल फिर से आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूँ तो क्या समझ में आएगा, वी कैन कवर ऑल द पॉसिबल केसेस, लाइक ये हेड है तो ये हेड कितनी बार आएगा 6 टाइम, अरे हेड 1 के साथ आएगा, हेड 2 के साथ आएगा, और हेड 6 के साथ आएगा, तो 6 केस तो ये आ गए, और फिर टेल आएगा, तो टेल आएगा तो टेल के साथ हेड भी आ सकता है और टेल के साथ में टेल भी आ सकता है, तो मेरे पास यहाँ टोटल कितने आउटकम्स आ गए, 8 आउटकम्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से बस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है सैंपल स्पेस को बताने का, कि आपको टोटल आउटकम लिखने आने चाहिए। अगर आपको टोटल आउटकम ही नहीं आते तो आप कैसे आगे सोच सकते हो, ठीक है। तो दीज आर योर फंडामेंटल टर्म्स। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास इसी में आता है इवेंट, ठीक है, लाइक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये कितना नंबर का पॉइंट है, 3 4 5वां है, तो 5th पॉइंट लिखो। तो 5th पॉइंट आपके पास क्या आएगा, 5th पॉइंट आपके पास आएगा इवेंट। अब यहां से आपको सारी चीजें अच्छे से समझनी है, क्योंकि देखो ये तो हमें पता चल गया कि जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टोटल आउटकम क्या आएंगे, बट टोटल आउटकम में से सारा हमें थोड़ी चाहिए। अरे मान लो अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया है तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो इवन नंबर चाहिए, तो मुझे इवन नंबर से मतलब है, सबसे थोड़ी मतलब है। तो एक जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपने सैंपल स्पेस निकाला है, उसमें से आपकी नीड क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इवेंट। और इवेंट फिर अपने अपने टाइप्स के होते हैं, तो इवेंट को हम सिंपल से क्या बोल सकते हैं, इट इज जस्ट अ सबसेट, ओके, तो इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जब भी आपके सामने इवेंट की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना इवेंट क्या होता है, इवेंट अपने आप में किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। सबसेट होता है इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला थ्रोविंग या टॉसिंग 2 कॉइन, मान लीजिए मैंने 2 कॉइन टॉस किए, तो मैंने 2 कॉइन टॉस किए तो मुझे पता है सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या आने वाला है, दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, ये तो मैंने कॉइन को थ्रो करके इसका सैंपल स्पेस लिख दिया, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, तो मान लीजिए मुझे चाहिए ओनली 1 हेड, ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 हेड चाहिए। तो अगर सिर्फ मुझे 1 हेड चाहिए तो 1 हेड कहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया या यहाँ पे आया, 2 ही तो जगह है, बाकी तो आया ही नहीं ना। तो अब इसी में से मैं क्या बोलूंगा कि अब मुझे जो चाहिए वह तो या तो हेड टेल चाहिए या टेल हेड चाहिए, ये 2 ही चीजें चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज योर इवेंट। और ये हमेशा क्या होगा, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। मतलब हम किसी भी इवेंट में कोई भी ऐसा आउटकम नहीं लिख सकते जो सैंपल स्पेस में ना हो, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट अ सबसेट। तो इसीलिए पहले सबसेट बनाओ, मतलब पहले सैंपल स्पेस बनाओ और उसमें से जो आपकी नीड है वो ट्रेस कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इवेंट। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं,
जिनसे हमारी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो जो भी इवेंट्स हैं वन बाय वन आपको सारे समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होता है एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट का सिंपल सा मतलब कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसमें सिंगल आउटकम आए, ठीक है। तो आप सिंपल से क्या कह सकते हो, एन इवेंट विच कंटेन सिंगल आउटकम, ठीक है। जिसमें सिंगल आउटकम आए, दैट टाइप ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ टॉसिंग 2 कॉइन, तो जैसे अपन ने 2 कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस तो अपने को पता है, ये तो अपन ने मान लीजिए लिख दिया, ठीक है। अब आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो आपने बोला बोथ हेड, मान लीजिए आपने एक इवेंट बोला कि मुझे तो दोनों के दोनों हेड ही चाहिए। तो जब आपको दोनों के दोनों हेड चाहिए तो उस कंडीशन पे आपका आउटपुट क्या है, तो इस इवेंट में अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि दोनों हेड, तो दोनों हेड तो सिर्फ एक ही बार आए, तो एक ही बार आए हैं, तो यहीं पे आप लिखने वाले हो बस, ये आपके 2 हेड्स आ गए। तो यहाँ पे इस इवेंट में अब आपका यहाँ पे आउटकम कितना है, सिंगल आउटकम है, ठीक है। या फिर मान लो आपको इसी में बोला है थ्रोविंग ए डाइस, मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को आपने थ्रो किया तो आपको आउटकम तो पता ही है क्या आ सकता है, ये आपके आउटकम से आ गए। अब आपको क्या चाहिए, तो मान लीजिए आपको चाहिए, आपने बोला कि मुझे तो मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए अगर मैं इवेंट ढूंढूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो ओनली 5 ही मिलने वाला है, और कोई थोड़ी कुछ आएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए 5 का मल्टीपल तो सिर्फ ही 5 है, अगला तो 10 होगा, वो मुझे मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो फिर इसका मतलब इसमें कितना आउटकम है, ओनली 1, ठीक है। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें सिंगल आउटकम आए उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड, और यू कैन कॉल इट मिक्स इवेंट। ठीक है, अब कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट्री नहीं होता, मतलब अब अगर किसी भी इवेंट में अगर एक से ज्यादा आउटकम आ रहे हैं, दैट इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि एन इवेंट विच कंटेन मोर देन 1 आउटकम, ठीक है। एन इवेंट विच कंटेन मोर देन 1 आउटकम इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। या सिंपली आप क्या कह सकते हो, एक ऐसा इवेंट जो एलिमेंट्री नहीं होता, क्योंकि जो एलिमेंट्री नहीं होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एक से ज्यादा आ जाएगा। लाइक फिर से अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपके पास में कि चलो टॉसिंग 2 कॉइन लिख दो, ठीक है। अब आपने टॉसिंग 2 कॉइन में आपकी नीड क्या है, तो आपकी नीड है 1 हेड। तो अगर आप 1 हेड की बात करोगे तो 1 हेड से रिलेटेड आप इवेंट लिखोगे तो क्या आएगा, आइदर हेड टेल और टेल हेड। तो इस इवेंट में कितने आउटकम आए, 2। इसका मतलब ये किस तरह का इवेंट है, दिस इज द कंपाउंड इवेंट, सिंपल। मतलब अगर आपको इवेंट से रिलेटेड, देखो ये टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टर्म्स अगर आपको समझ में आता है, इट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी समझ आता है, इसीलिए इन टर्म्स को पहले समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। थर्ड आपके पास आती है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली, देखो इक्वली लाइकली इवेंट का बेसिक सा मतलब क्या है आप पहले समझो। देखो सिंपल सा, हम जो भी प्रोबेबिलिटी करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारे के सारे फेयर होते हैं। फेयर होते हैं इसका मतलब उसमें जो भी आउटकम आएंगे उन आउटकम के आने का चांस इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉइन को थ्रो किया तो मुझे ये पता है कि अगर मैं कॉइन को थ्रो करूंगा तो हेड और टेल आने के चांसेस बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। क्योंकि अगर हेड आने के चांस अगर ज़्यादा हो गए और टेल के कम हो गए तो दिस इज नॉट ओवर प्रोबेबिलिटी, फिर ये प्रोबेबिलिटी की स्टडी अपने काम की नहीं है। अभी फिलहाल हम जितनी भी स्टडी आपके लिए करेंगे, जो अपना सिलेबस है,
प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये मस्ट कंडीशन है कि सारी के सारी जो भी आउटकम है वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। मतलब कौन आएगा ये हमें नहीं पता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, अब उसमें हमें पता उसमें हेड टेल होते हैं, अब उसी में अपन ने क्या कर दिया, दोनों तरफ ही हेड कर दिया। तो जब दोनों तरफ हेड कर दिया और अब मैं थ्रो करके ये पूछ रहा हूँ कि बताओ हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है, तो भी पॉसिबिलिटी थोड़ी है, अरे वो तो श्योरिटी हो गई, क्योंकि उसमें तो दोनों ही तरफ हेड है। और जब दोनों तरफ हेड है तो हम काहे की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, फिर तो चांस ही खत्म हो गया। ऐसे अगर आपके पास एक डाइस है, हमें पता है 1 to 6 आता है, अब उस 1 to 6 में किसी भाई साहब ने क्या कर दिया, टर्म्स को रिपीट कर दिया, एक को 2 बार लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया, तो वो 1 to 6 थोड़ी रहा, उसमें चीज़ें रिपीट होने लग गई है। तो देखो ऐसे सिनेरियोज में चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए हम फेयर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, फेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे जो भी आउटकम आएगा उसके आने के चांस क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि एन इवेंट इन विच द आउटकम्स हैव इक्वल चांसेस फॉर occurring, ठीक है, दैट इज ईच आउटकम हैव इक्वल चांस। सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि अब जो भी हमारे आउटकम आएंगे उनके अक्कर होने के बिल्कुल इक्वल चांस है। जैसे अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है, बट फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक मैंने थ्रोविंग ए डाइस, मान लो मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया मुझे पता है कि डाइस को थ्रो करके ये आ सकते हैं, तो अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना चांस एक का आने का है ना, उतना ही 2 का है, उतना ही 3 का है, उतना ही 4 का है, 5 का और 6 का है, किसी के भी चांस कम ज़्यादा नहीं है। तो आपने इस तरह से सैंपल स्पेस लिखा है ना, इट मीन्स इससे अब जो भी इवेंट बनेगा वो इक्वली लाइकली बनेगा। अब मैं अगर इवन नंबर की बात करूं, मान लो, तो मैं इवन नंबर के लिए 2 4 6 निकालूंगा, तो जितना चांस 2 का 4 का 6 का वो सब बराबर ही तो आएंगे। इसलिए आपके लिए तो बस आपको बता रहा हूं, बाकी हम जो भी अब यहाँ पे इवेंट परफॉर्म करेंगे वो सब इक्वली लाइकली ही होती है। जहाँ इक्वली लाइकली नहीं होती वहाँ पे ये डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की काम नहीं करती जो आप पढ़ते हो, फिर हमें दूसरी डेफिनेशन बनानी पड़ती है, एंड दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है। बट फिलहाल ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अब आप जो भी इवेंट परफॉर्म करोगे वो कैसी होनी चाहिए, वो इक्वली लाइकली होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और समटाइम इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट, इसे आप डिसजॉइंट इवेंट भी बोल सकते हो। तो अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आप सिंपल से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मतलब आप क्या कहिए कि इफ टू इवेंट्स डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, या फिर और क्या कह सकते हो आप, और अपन क्या कह सकते हैं, इफ देर इज नो कॉमन आउटकम इन टू इवेंट्स। सिंपल सा, जो आपको समझ है, मतलब आपको या तो ऐसे समझ लेना है कि ऐसे कोई भी दो इवेंट जो साथ में ना हो, और कोई भी दो इवेंट साथ में नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कोई भी दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिनेरियो ले लो, मान लीजिए मैं डाइस का एक सिनेरियो ले रहा हूँ। अब डाइस के सिनेरियो में मैंने दो इवेंट्स डिफाइन किए, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया प्राइम नंबर और इसको मैंने बोल दिया इवन नंबर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो आप क्या करोगे, तैयार करोगे। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आने वाला है, 2 3 5। अगर मैं एक डाइस की बात करता हूँ, इवन नंबर में क्या आने वाला है, 2 4 6। तो जैसे आपने इन दोनों को देखा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार 2 तो कॉमन है, और 2 कॉमन है, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यह है कि ये कभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते।
क्योंकि अगर मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोला है तो क्या सोच के बोला है कि कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बट इसमें से तो 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब प्राइम नंबर और इवन नंबर इज नॉट द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपको इसी में मान लीजिए मैं अगर बात करूं, अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इवन में बोल रहा हूं इवन नंबर और E2 में आपको बोल रहा हूं ऑड नंबर, तो अगर आप इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 246 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 135। तो अब जब आप दोनों इन इवेंट्स को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक भी आउटकम कॉमन नहीं है, और ऐसे आउटकम ऐसे इवेंट जिनमें एक भी आउटकम कॉमन ना हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, मतलब आप इवेंट निकालो, उसके अंदर टोटल जो भी आउटकम्स है उनको दोनों में 1 बाय 1 चेक करो, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स बोथ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है, तो इसको पहले समझ लो, इसको समझाते हैं आपको। मान लो ये आपका एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ऑब्वियसली सैंपल स्पेस जस्ट लाइक ए यूनिवर्सल सेट। तो अगर ये मेरा एक सैंपल स्पेस है तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सैंपल स्पेस को कवर करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट तो 2 इवेंट तो करने पड़ेंगे। कोई भी सैंपल स्पेस, देखिए प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सैंपल स्पेस एक इवेंट से कभी टोटल कवर नहीं होता। आप सोच के देखो, अगर मैं डाइस को थ्रो करके अगर मुझे 1 to 6 सारे ही चाहिए तो क्या कोई भी एक इवेंट अपने पास है जो ये बोले मैं सारे ही कवर कर दूंगा, नहीं होता। इसीलिए हमें प्रैक्टिकली क्या सोचना पड़ता है कि किसी भी सैंपल स्पेस को कवर करने के लिए वी मस्ट परफॉर्म एटलीस्ट 2 इवेंट, कम से कम 2 इवेंट तो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं पता नहीं। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस है और मैंने इस सैंपल स्पेस को क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मान लीजिए ये मेरा पहला इवेंट है E1, ये मेरा दूसरा इवेंट है E2 और ये मान लीजिए मेरा एक इवेंट है EN। ठीक है, तो मैं इन इवेंट्स की बात करता हूं, तो मैंने इन इवेंट्स को इंडिविजुअली परफॉर्म किया। जैसे मैंने इंडिविजुअली परफॉर्म किया मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि मैं जब जैसे सबको ऐड कर दूंगा मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ऐड करने का मतलब यूनियन लेना, सेट में एडिशन का मतलब यूनियन है। तो आपने क्या किया, इन सारे के सारे इवेंट्स को परफॉर्म किया और जैसे ही इसका यूनियन लिया सैंपल स्पेस बन गया। तो ये जो इवेंट्स हैं इन इवेंट्स को अपन कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब सिंपल सा कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जो क्या करे, जो सैंपल स्पेस को पूरा कवर कर ले, उन इवेंट्स को अपन बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो सिंपल से अपन कैसे डिफाइन करेंगे, लेट वी हैव n events E1 E2 dot 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 En related with a sample space, related with a sample space S। ठीक है, तो हमारे पास में n इवेंट है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बना रखा है कि ये मेरे पास में n इवेंट्स हैं और ये n इवेंट किससे रिलेटेड है, इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब अपन सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ S इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन En, then E1 E2 En called exhaustive event। These are called exhaustive event। ठीक है, होप सो द डेफिनेशन विल बी क्लियर। होगी ना कि हमें सिंपल से अब कितने इवेंट है हमें नहीं पता, और मैंने आपको क्या बोला, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कम से कम 2 इवेंट तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, तभी जाके आप कंप्लीटली सैंपल स्पेस को कवर कर पाओगे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फिर से अगर मैं थ्रोविंग ए डाइस की बात करता हूँ,
समझाने के लिए कि मान लो मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया तो मुझे सैंपल स्पेस तो पता ही है, लाइक ये मेरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किए, इवेंट्स दिए। मान लीजिए E1 का मतलब, अब मैं अलग अलग इवेंट्स बना रहा हूँ। मान लो E1 का मतलब आ गया प्राइम नंबर, E2 का मतलब आ गया मान लीजिए इवन नंबर, E3 का मतलब आ गया मान लीजिए ऑड नंबर। ठीक है, तो ये तीन मेरे पास अलग अलग इवेंट्स हैं। तो अब मैं आपसे क्या पूछूंगा कि बताइए क्या ये तीनों के तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं? तो आप क्या करोगे, इन सब का यूनियन। लाइक अगर प्राइम नंबर की आपने बात किया तो कितना आया 235, इवन नंबर का बात किया तो कितना है 246, और ऑड नंबर की बात की तो कितनी है, ऑड नंबर ना बोल के आप इन्हें बोल दो मल्टीपल ऑफ 3 एक बार के लिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 की बात करोगे तो कितना है 36, यही है। अब इन तीनों का अपन क्या करेंगे, इन तीनों का अपन यूनियन लेंगे। तो जैसे आप तीनों का यूनियन लोगे क्या आएगा 2 3 4 5 6, यही आएगा। बट क्या ये कंप्लीटली सैंपल स्पेस को कवर कर पा रहे हैं? नहीं कवर कर पा रहा, वन तो अभी भी रह गया। अरे वन तो अभी भी रह गया ना, इट मीन्स क्या कहेंगे कि दीज आर नॉट एग्जिस्टिव इवेंट्स। क्योंकि अगर मैं एग्जिस्टिव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इन सब के यूनियन से मेरे पास में पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। बट यहाँ से तो कोई सैंपल स्पेस बना ही नहीं, तो नहीं बना इसका मतलब ये एग्जिस्टिव नहीं हो सकते। अब इसी में मान लो मैं एक इवेंट और ले लेता हूँ, मान लो E4 मैंने ले लिया और अब मैं बोलता हूँ कि ऑड नंबर। तो अब अगर मैं ऑड नंबर लूंगा तो अब क्या हो जाएगा 246, सॉरी अगर आप ऑड नंबर ले रहे हो तो 135, यही होंगे। तो अब अगर मैं इन सबको मिला दूं, जैसे E1 E2 E3 E4 तो है ही, ये तीनों तो एग्जिस्टिव नहीं बने, लेकिन अगर इसके साथ में अगर मैं E4 को और मिला दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी नीड थी वो किसकी नीड थी, वन की मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, अब वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि मैं अगर इन चारों को एक साथ बोलना चाहूँ तो दीज ऑल फोर आर कॉल्ड एग्जिस्टिव। या फिर आप E2 E4 को देख लो, अरे आपको तो कम से कम 2 इवेंट कवर करने हैं ना, तो अगर आपने इन चारों को मिला लिया तो आपके सारे कवर हो गए, कोई टेंशन नहीं है। या फिर और शॉर्टर क्या हो सकता है, तो आप E2 E4 की बात करो, देखो यहाँ 246 है, यहाँ पे 135 है, तो एटलीस्ट देखो 2 तो चाहिए ना, एक से तो काम हो ही नहीं सकता। तो आप इसी को और कैसे क्या बोल सकते हो, अब इन्हें ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। दिस मीन्स E2 E4 आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट थोड़ी है अब एग्जिस्टिव इवेंट के अंदर। चलो तो सर सर अगर नेचुरल नंबर की बात करें इसमें तब, नेचुरल नंबर मतलब सर उसमें तो सारे इवेंट आ जाएंगे ना 1 से लेके 6 तक। अरे ऐसे होता नहीं है ना, मैं नेचुरल नंबर को किस एक्सपेरिमेंट से लेके आऊंगा, पहले वो एक्सपेरिमेंट लेके आओ। जब तक आप सैंपल स्पेस नेचुरल नंबर का नहीं बोलोगे, याद रखना, देखो यहाँ पे सेट थ्योरी काम में जरूर ले रहे हैं, बट कंप्लीट सेट लेके आना पड़ता है किसी एक्सपेरिमेंट से। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो नेचुरल नंबर कंटेन इनफाइनाइट नंबर 1 to इनफाइनाइट, और उसमें अब 1 to इनफाइनाइट के लिए मुझे एक ऐसा पहले का एक्सपेरिमेंट बताओ जो पूरे नेचुरल नंबर को कवर करे, उसके बाद में अपन उनसे इवेंट्स बनाएंगे। फिलहाल मेरा एक्सपेरिमेंट डाइस है, तो 1 to 6 ओनली दीज नंबर्स आर वैलिड है, जो नेचुरल नंबर के पार्ट है। अरे ये तो इंटीजर भी है, ये तो सभी हो जाएंगे ना। ठीक है, अगला देखिए 6 आपके पास में आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब सिंपल सा क्या है कि लाइक अपन सिंपल से ऐसे बोले कि लेट वी हैव 2 इवेंट्स E1 and E2, मान लो E1 and E2। ठीक है, मेरे पास में कोई भी 2 इवेंट है। देखो मैथमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का मतलब ये होता है कि सिंपल सा आपके पास में 2 सेट होने चाहिए। सेट मतलब ऑब्वियसली इवेंट इज द सेट, तो 2 सेट या 2 इवेंट मेरे पास होने चाहिए, और वो इस तरह से होने चाहिए कि मैं इन दोनों को जैसे ही कंबाइन करूं
मेरा सैंपल स्पेस बन जाए। अरे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर ये नहीं है तो बचा खुचा रिप्रेजेंट करेगा, और बचा खुचा है तो जो और बच गया वो रिप्रेजेंट करेगा। चीज़ें ऐसी तो चलेंगी, तो मुझे इन पे अब रेस्ट्रिक्शन लगानी है, और दो ही होंगी, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो लेट वी हैव टू इवेंट्स E1 एंड E2। अब सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, इफ़ बोथ इवेंट्स E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive, then then called, सिंपल सा लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और लिखते कैसे है, सिंपल सा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E इज रिप्रेजेंटेड एज E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या तो ऐसे लिख दिया जाता है। अब देखो ये सब अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स पे डिपेंड करता है, कोई ना कोई एक सिंबल आपको मिल जाएगा, बट ठीक है, इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी दिस इज द वेल नोन सिंबल्स। ठीक है, तो अब सिंपल से अपन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आपके पास में दो इवेंट हैं, दोनों में अब क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखो अब मैं दो इवेंट मेरे पास है, तो इन दो इवेंट्स में मैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये लगा रहा हूँ कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। पहली चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, तो क्या बन गया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि इन्हीं दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरा एस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन जहां पे भी अप्लाई हो जाए कि ना तो इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, और इन दोनों को मिलाने से मेरा पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, इसको बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे इसीलिए तो हम टर्म बना रहे हैं ताकि उनको यूज कर सके, और इसको अपन ने क्या बोल दिया है, एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो कोई भी दो इवेंट जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जिस्टिव भी हो, दोनों हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैंने जो सिंबल दिया वो क्या दिया कि अगर ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश है तो इन दोनों का यूनियन करके आपको 100% क्या मिलेगा, एस मिलेगा ही मिलेगा, उस चीज में कभी शक मत करना। ठीक है, तो ये लो, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अब देख देख लो, एग्जाम्पल तो खूब पड़े हैं आपके पास में। सिंपल एग्जाम्पल में तो अभी जैसे अगर मैं एक सिंगल डाइस की बात कर लेता हूँ, तो एक डाइस में मैं क्या बोलूँगा, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, बट समझाने के लिए तो मैं यही बोलेंगे। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जितना इजी एग्जाम्पल समझो उतना अच्छा। एग्जाम्पल तो बहुत है अपने पास, लेकिन जितना सिंपल समझाएंगे उतना डेफिनेशन जितनी है उतनी अच्छे से समझ आएगी। अब इवन नंबर में क्या आएगा, 2 4 6, और ऑड नंबर में क्या आएगा, 1 3 5। ठीक है, तो अब इन दोनों इवेंट्स को देखो, तो जैसे आप इन दोनों इवेंट्स को देखते हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और दोनों को जैसे मैंने कनेक्ट किया, इसका मतलब सैंपल स्पेस भी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इवन का कॉम्प्लीमेंट्री E2 है और E2 का कॉम्प्लीमेंट्री E1 है, क्योंकि कोई भी दो इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, तो क्लियर ना, चलो 6 7 7 आपके पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो कोई भी दो इवेंट, देखो इन सब का मैथमेटिकल डेफिनेशन तो बचा है, आगे की क्लासेस में हम इनके लिए फॉर्मुलेज बनाएंगे कि हम किसी भी इवेंट को मैथमेटिकली कैसे देखें। जैसे अभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री का तो मैथमेटिकली फॉर्मूला मैंने बना के ही दे दिया, जैसे यही है मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका, कि कोई भी दो इवेंट जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करें वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यही इसके मैथमेटिक्स लग गई। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की मैथमेटिक्स बाद में लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का इवेंट है। अभी तो बस समझो कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में यही तो चल रहा है कि किसी भी एक इवेंट के होने या नहीं होने का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे तो होगा, तो अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स क्या हुआ, दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि लेट वी हैव टू इवेंट्स,
ठीक है, एटलीस्ट 2 इवेंट तो चाहिए चाहिए ना, तो 2 में मान लेता हूँ कि लेट वी हैव 2 इवेंट्स E1 एंड E2। तो अब अपन क्या बोलेंगे, इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट E1 does not affect the occurrence and non-occurrence of event E2। ठीक है, तो एक इवेंट के होने या नहीं होने का इफेक्ट दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का अपना एक टॉपिक है जो लंबा चलेगा, उसको अपन बाद में सीखेंगे। ये तो बस एज ए डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की आपसे बात करूँ, जस्ट थिंक, चलो ठीक है आपने बोला कि नहीं सर हमें तो एग्जाम्पल दो, तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल आप ऐसा लो कि जैसे मेरे पास 2 डाइस है। ठीक है, अब मैंने एक डाइस को उछाला, उस पर 3 आ गया, फॉर एग्जाम्पल उस पर 3 आ गया। अब मैं दूसरे डाइस पे को थ्रो करूंगा तो उसका उस 3 से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। यानी 2 डाइस अगर आपके पास हैं और अगर एक डाइस के बाद अगर आप दूसरा डाइस उछाल रहे हो बिना किसी इधर उधर के रिस्ट्रिक्शन के, तो पहले डाइस पे क्या आता है इस चीज़ का इफेक्ट दूसरे डाइस पे क्या आएगा उससे कभी नहीं पड़ने वाला, और यही तो हमें चाहिए। अभी तो एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इंडिपेंडेंट इवेंट को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ आना चाहिए कि कोई अगर हमें टर्म दे दे तो हम उन्हें क्या कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट अगर इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो ये टर्म्स है और टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गई है तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर अपन आराम से क्या पढ़ेंगे, अब पूरी प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो जितनी थ्योरी थी वो यहाँ तक अभी हो चुकी है, कुछ बची है तो वो आगे के टॉपिक्स में कवर होती रहेंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन असली मुद्दे पे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, तो आप जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल डेफिनेशन। ठीक है, वो क्या है अब वो आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखो क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलती है, पहले आपको उसका एक एक टर्म समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है सारा का सारा हमारे पास में। तो देखो हम कैसे क्लासिकल डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक सैंपल स्पेस है, नो डाउट। अगर सैंपल स्पेस हमारे पास में है तभी तो जाके अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आउटकम्स परफॉर्म करेंगे। तो आप सिंपल सा कैसे बोल सकते हो, आप सिंपल सा ऐसे बोल दो कि लेट वी हैव a sample space in which an elementary events associated, ठीक है, with any random experiment। तो हमने सिंपल सा क्या बोला कि हमारे पास में कोई एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, उस सैंपल स्पेस में एन क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री का मतलब समझते हो ना, सिंगल 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 सिंगल, यानी टोटल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एन कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स है जो क्या है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उससे क्या है, उससे एसोसिएटेड है। अब उससे एसोसिएटेड है, अब हमें क्या बोला है, अब आपको क्या चाहिए, दैट इज ओवर नीड। तो उसमें अपन सिंपल सा क्या बोलेंगे, एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट। ओके, तो लेट वी हैव ए सैंपल स्पेस इन विच एन एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आप और लिख दीजिएगा, विच आर इक्वली लाइकली, क्योंकि हमने जो टर्म पढ़ी है उनको भी तो समझना जरूरी है।
ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसमें n एलिमेंट्री इवेंट होंगे जो क्या है, इक्वली लाइकली है। उनमें से, उन n में से m इवेंट्स ऐसी हैं जो किसी इवेंट के फेवर में जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसी इवेंट का तो आपको निकालना है। ठीक है, ऑफ इवेंट, मान लीजिए उसको नाम मैं दे देता हूं ई। ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई इज, तो उसकी जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे टोटल आपका n है, यहाँ पे आपका m है। दिस इज योर डेफिनेशन, जिसको थॉटिकली अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको थॉटिकली अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अगर थ्योरी में आपसे कभी भी पूछे तो देखो, फेवरेबल इवेंट्स मींस जो भी आप इवेंट कर रहे हो उसके फेवर में आपके पास कितने आउटकम है, तो जितने आउटकम आपके फेवर में है वो ऊपर लिख दीजिए, और जितने टोटल है, या फिर इसी को और सिंपल टर्म में समझना चाह रहे हो, आपको फेवरेबल एग्जिस्टर से कोई मतलब नहीं है, मान लो, तो आप इसे क्या कर सकते हो, जो चाहिए वो ऊपर लिख दो और जो टोटल है वो नीचे लिख दो। बट दिस इज द डेफिनेशन, द क्लासिकल डेफिनेशन, कि हमारे पास में कोई एक सैंपल स्पेस है, उसमें n एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड है जो इक्वली लाइक रही है, उनमें से m हमारे आउटकम्स ऐसे हैं जो इवेंट के फेवर में है, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है m/n, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से अब हमने डेफिनेशन तो बना दी, अब ऑब्वियसली कहीं पे भी डेफिनेशन बनती है तो वहां पे कुछ रूल्स भी बनते हैं, तो यहां पे जो रूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सियोम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियोम्स बोल दीजिए, या सिंपली आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इन्हें थ्योरम्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है ना। ठीक है, तो क्या क्या एक्सियोम्स हैं वो देखो। तो सबसे पहला तो अभी भी अपन ने देख ही लिया, क्या देख लिया, कि अब देखो m और n में खास बात क्या है, ये जो m है आपकी, या चलो पहले तो एक टर्म बना देते हैं जो जरूरी है आपके पास में। देखो, अगर कोई भी इवेंट आपके पास ऐसा है, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब उस इवेंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। देखो, हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना, इट इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, तो इट इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, तो चलो पहले मैं उसकी रेंज ही आपको बना देता हूँ। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि जो भी मेरा m का वैल्यू है, उस m की अगर अपन बात करें तो ये 0 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, n तक जा सकते हैं। अरे यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक अभी आपने क्या बोला कि आपके पास में एक सेट है, उसमें टोटल आपको रिजल्ट पता है कितने हैं, उसमें टोटल रिजल्ट n है, तो इसका मतलब जो भी m का वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। और अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो क्या किस तरह से परफॉर्म करोगे, कि हो सकता है आप एक भी ना लो, या हो सकता है आप सारे ले लो, ऐसे तो करोगे। तो अब आप क्या करो, इसको दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप दोनों तरफ n से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, यही तो बनेगा। और m/n क्या है, यही तो आपकी PE है। तो यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 से 1 के बीच आता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये आपका पहला रूल बन गया। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप पहले एक्सियोम्स हमेशा क्या याद रखोगे, कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उससे रिलेटेड अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसका रिजल्ट हमेशा 0 से 1 के बीच ही आएगा। इसको क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए, अगर कर रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। ठीक है, और इसी में अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है, देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, अब प्रोबेबिलिटी 0 ही बोल दिया आपने, तो फिर वो कहाँ से होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे अगर आप ये बोलो कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब वो तो 100% ही होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, श्योर और या सर्टेन इवेंट। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका आंसर 0 1 नहीं होता है, 0 1 के बीच में होता है, क्योंकि 0 का मतलब तो अब आपको कभी भी अगर ये चीज बोली गई है, देखो अब इसको समझना, इसको मैथमेटिकली वो क्या बोलेगा कि PE इज ग्रेटर देन 0, तो कभी भी अगर आपके पास में ये लाइन लिखी हुई मिल गई किसी भी क्वेश्चन में
कि किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये लाइन आपको दिखने वाली है क्वेश्चंस के अंदर। तो इस लाइन का मतलब अभी आपको समझ में आना चाहिए, इसका मतलब कि ई इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो कभी भी ये लाइन दिख गई तो इसको अपन हमेशा क्या कहेंगे, नहीं ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो क्या होगा वही हमें सॉल्व करना होता है, जो हमारा फर्दर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। फोर्थ, अगर आप फोर्थ एक्सियोम्स की बात करते हो तो फोर्थ एक्सियोम हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि हमारे पास में ये तो पता चल गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी, अब देखो 1 से ज़्यादा जा नहीं सकते, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, और 0 से कम नहीं हो सकते, वो भी चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अब अगर इसी चीज़ को अपन ऐसा बोले कि अब हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, होने का प्रोबेबिलिटी होता है, अभी अपन ने देखा m/n, जो n हमारे पास में टोटल है और m हमारा फेवरेबल है। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस इवेंट को नहीं करना, तो दिस मीन्स दिस इज बार यानी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे इवेंट नहीं करना, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अब देखो यहाँ पे ये चीज याद रखना, दिस इज व्हाट, m इज व्हाट, तो m इज योर फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ई लिख रहे हो, इसका मतलब आपको इस इवेंट के फेवर में रिजल्ट चाहिए। तो ई बार लिख रहे हो, इसका मतलब इसके अनफेवर में रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपके इसके अनफेवर की बात करोगे तो टोटल तो अभी एन ही है, तो कितना बच गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि n-m और बच गया, तो ऊपर लिख दो। इसके अगर अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, मान लो मेरे पास में टोटल 6 आउटकम है, उस 6 में से 2 मैंने इवेंट ई के लिए लिख दिए, तो अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो 4 आएंगे ना। अभी तो कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा है आपको कि दोनों को मिला के सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो अगर मैं पी ई बार की बात करूंगा तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, वो मेरे पास में हमेशा n-m/n आना चाहिए। कन्फर्म है ये तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो इन दोनों को मैं जैसे ही ऐड करूंगा पी ई प्लस का पी ई बार, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस n-m/n। तो देखो m से m चला गया, n से n चला गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी इवेंट का होना और नहीं होना, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है, और वो तो होगा ही ना। अरे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि किसी भी एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 40% है, तो इसका मतलब होने का 40 है तो नहीं होने का तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। अरे इट इज जस्ट लाइक दैट ना। तो वैसे ही हम यहाँ सिंपल सा क्या बोलेंगे कि किसी भी इवेंट का अगर आपको होने का पता है तो नहीं होने का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो इसी को अपन सिंपल सा और कैसे बोल सकते हैं कि आपको किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी तो पता ही होगा ना, तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसके नहीं होने का पता चल जाएगा। या फिर इसका रिवर्स कर लो, उससे तो अब क्या ही फर्क पड़ता है, जब आपको एक चीज पता चल गई तो दूसरा तो आप निकाल ही सकते हो। बताओ कोई दिक्कत। अरे इस फोर्थ वाले में किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ, समझने में मे बी इज सर इजियर वे। ओके, और इसी चीज में अब अगर फिफ्थ रूल मैं थोड़ा अलग से लिखवा देता हूँ, क्वेश्चंस डायरेक्ट बनने, दीज आर सम टर्म्स, दीज आर सम टर्म्स। ठीक है, तो अब अगर मैंने जो लिखा है अगर मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कैसे, मैंने बोला कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का वो कितना है, वो है m/n, ये अपन ने लिख दिया। तो अब m/n अगर मैंने लिखा है तो मैं m को क्या बोल रहा हूँ, मैं m को बोल रहा हूँ फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बच गया कितना, n-m, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर आपके पास में इवेंट है और उसका प्रोबेबिलिटी आपको पता है, देखो ये इसका प्रोबेबिलिटी है कितना है, m/n। तो अगर m/n उसका प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब m हमें क्या बता रहा है, फेवरेबल है, n हमें क्या बता रहा है, टोटल है। तो इसका मतलब टोटल में से जब मैं फेवरेबल घटाऊंगा तो अनफेवरेबल आ जाएगा। तो इन्हीं को यूज करके यहाँ पे टर्म्स बनाई जाती है, और ये 2 फेमस टर्म्स हैं जिनका अपन यूज करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। तो कभी भी ये इट इज जस्ट द रेशियो,
ये एक टर्म है जिनका बस उन्होंने मीनिंग बना दिया, बस वो आपको समझ आना चाहिए। ऑड्स इन फेवर का मतलब इट इज जस्ट द रेशियो, नथिंग इज इट, ये एक रेशियो है। तो अगर आपको फेवर चाहिए तो अपन सिंपल से इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो कभी भी अगर आपको ऑड्स इन फेवर निकालना है तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, और ऑड्स अगेंस्ट बोला है तो रिवर्स इट। तो इसको रिवर्स करके अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, अब फेवरेबल आपका नीचे चला जाएगा। तो फेवरेबल अगर आपका नीचे आ गया इट मीन्स अनफेवरेबल ऊपर आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक इट, ठीक है। लाइक अगर मुझे पता है फेवरेबल कितना है m, तो अनफेवरेबल कितना हो जाएगा n माइनस m। तो वैसे अगर मुझे अनफेवरेबल के बारे में बोला है तो ये अगर n माइनस m है तो ये कितना हो जाएगा m। मतलब इन दोनों का सम, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों का सम जो होगा फेवरेबल और इन दोनों का, वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा मेरा n आएगा। n आएगा मतलब मेरा टोटल आउटकम कितना है वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे रेशियो बताएगा। मतलब क्वेश्चन में रिवर्स क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 4:5, ठीक है, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि किसी भी इवेंट का ऑड्स इन फेवर आपको पता है वो कितना है 4/5, तो ऑड्स इन फेवर अगर फेवर मुझे पता है तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑड्स इन फेवर अगर मुझे दे रखा है, तो अब इसको देखो कैसे समझोगे। तो ऑड्स इन फेवर मेरे पास कितना है 4/5, तो 4/5 और मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो मुझे इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मुझे पहले तो क्या समझ में आ गया कि इन दोनों का सम तो n बनेगा, तो वो तो आ गया सम। तो ये लो, अरे दोनों का सम हमेशा n होता है तो वो तो डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर प्रोबेबिलिटी में हमेशा फेवरेबल होता है, ठीक है। तो अगर आपको फेवरेबल दे रखा है तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वही तो फेवरेबल है, तो उसको ऊपर ही रख लो, तो दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसी में ऑड्स इन फेवर की जगह मान लो आपको ऑड्स अगेंस्ट दे दिया जाता, ठीक है। आपको बोला है कि ऑड्स अगेंस्ट जो आपका है वो अगेंस्ट, चलो 4/5 है, सेम ही मान ले लेता हूँ। तो अगर आपको ऑड्स अगेंस्ट दिया है तो भी अगर आप इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इन दोनों का सम तो फिर भी n ही आने वाले। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी में तो ऊपर हमेशा फेवरेबल होता है, बट अगेंस्ट में फेवरेबल कहाँ होता है, नीचे होता है। इसका मतलब फिर प्रोबेबिलिटी कितना होता है, फिर प्रोबेबिलिटी मेरा 5/9 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना टर्म अगर आपको पता है तो फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चीजें क्लियर। मतलब फिर से मैं यहाँ से आता हूँ, 1 मिनट बस जो खास बात है वो बता देता हूँ कि मैंने अगर ये फॉर्मूला बनाया है फिलहाल के लिए, फिलहाल के तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं बनाए, बाकी तो जिन्होंने बनाया था उनके उन्होंने अपने तरीके से बनाया, ठीक है। तो मैंने अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ये m और n जो है इनके ऊपर, ये ऊपर वाली सारी की सारी कंडीशन लगनी चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वली लाइकली। मतलब अगर आप कोई भी इवेंट ऐसा बना रहे हो जिसमें आपने टोटल पॉसिबल केसेस इक्वली लाइकली लिखे ही नहीं, मान लो नहीं लिखे, इट मीन्स आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही तभी होता है जब वो इवेंट्स इक्वली लाइकली हों। अगर वो इक्वली लाइकली नहीं है देन दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, देन गो टू द अनदर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वो फिलहाल हमें पढ़नी नहीं है। फिलहाल तो इतना पढ़ लें वही बहुत है। तो ये सारे एक्सियोम्स और ये डेफिनेशन सबको क्लियर ना, चलो अब देखो, ठीक है। अब अपन ने जितना पीएनसी पढ़ा है, जितना भी अभी तक पढ़ा है, पर उसी पीएनसी से रिलेटेड हम क्या चाह रहे हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो अगर आप छोटे मोटे क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं आपको अभी करवा देता हूँ 5-7 क्वेश्चन जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसी चीज़ें करनी है, ठीक है। चलो देखो, अपन सबसे पहले पीएनसी की बात करते हैं। मतलब जो भी अपन ने पीएनसी में क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको अगर अपन प्रोबेबिलिटी में करते हैं तो कैसे करते हैं। तो मैं एक आपको पहले तो 2-3 क्वेश्चन से चीज़ें समझा रहा हूँ, पीएनसी के ही कर देता हूँ मैं पहले सीधे, ताकि आपको अप्रोच क्लियर हो। जैसे मान लो आपको इस तरह से बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ ऑल द वोवल्स ऑफ, मान लीजिए आपको दिया है, चलो मैथमेटिक्स लिख देता हूँ, कम टुगेदर, लाइक दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ बस उसको समझना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द वोवल्स, इफ ऑल द वोवल्स ऑफ मैथमेटिक्स कम टुगेदर। ठीक है, आपको अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमने क्या सीखा कि ऊपर फेवरेबल लिख दो और नीचे टोटल लिख दो। ठीक है, टोटल यानी एग्जिस्टिव। ठीक है, अब फेवरेबल अलग से निकालना और टोटल अलग से निकालना है, मतलब 2 बार आपको पीएनसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन टोटल निकालेंगे। तो टोटल का मतलब समझते हो यहाँ पे क्या है, टोटल का मतलब आपको मैथमेटिक्स वर्ड से कितने वर्ड आप बना सकते हो। अरे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ ऑल द वोवल्स ऑफ मैथमेटिक्स कम टुगेदर, मतलब इस मैथमेटिक्स वर्ड से आप जब भी वर्ड बनाओगे तो उसमें कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें वोवल एक साथ आए, उनकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो जब भी आपको टोटल पूछा गया है तो आपको इस वर्ड पे डायरेक्ट पीएनसी लगा देनी है। क्या होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है और एम 2 बार आ रहा है, यही होगा। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें फेवरेबल चाहिए। ठीक है, तो फेवरेबल निकालना भी हमें आता है। इसने क्या बोला, ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। तो ऑल द वोवल्स कम टुगेदर में अपन क्या करते हैं, देखो, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, सब अलग अलग कर दिए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 4 वोवल्स हैं और बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो इसको 1 मानेंगे, जैसा हमने पीएनसी में सीखा था। तो अगर ये 1 है तो कितना हो गया, 7 + 1 8 ना। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल तो आने ही आने हैं, इनटू फिर ये वोवल हैं, ये इधर उधर भी हो सकते हैं, तो ये इधर उधर हो सकते हैं। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और अपोन में सेम वही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। तो इस इवेंट का जब अपन प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या आने वाला है, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया फेवरेबल, और 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज योर आंसर। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। मतलब पीएनसी 2 बार लगानी है, एक बार फेवरेबल के लिए और एक बार टोटल के लिए। अब यहाँ पे अपना ट्रिक है, अब इतनी मेहनत कौन बार बार करेगा यार। तो अब आप ट्रिक सीखो। ट्रिक क्या कहती है, अब जो बोलो उसको सुनना और आपको सीधा ही आंसर ही मिल जाएगा, इतना कुछ करने की नीड नहीं है। तो आप हमेशा क्या करना, अब मैं जब बोल रहा हूँ वैसे वैसे सुनना। आपको हमेशा क्या करना है, जैसे मैथमेटिक्स वर्ड से कितने टोटल वर्ड बनेंगे एट ए पर्टिकुलर कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन लगा के आपको प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो आपको टोटल कैसे लिखना है, सुनना, टोटल कैसे लिखना है, कि जितने भी अल्फाबेट्स दिए गए हैं, अब मान लो सारे अलग अलग है। देखो मैं अब यहां से सीधा आपको लिखने बता रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फाबेट है सब अलग अलग हैं, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। तो अगर मैंने ऐसा सपोज कर लिया तो 11 अल्फाबेट से कितने वर्ड बनेंगे, 11 फैक्टोरियल, सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, तो टोटल आपको जब भी लिखना हो, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आपने लिख दिया 11 फैक्टोरियल। अब आते हैं फेवरेबल पे। तो इस पे जब आप फेवरेबल लिख रहे हो तो भी आप भूल जाओ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आप मानो सब अलग अलग है, तो जब सब अलग अलग है तो अपन कैसे सोचेंगे कि 7 ये है मेरे पास में, ठीक है, और 4 मेरे पास ये है। तो इसका मतलब 7 और 1 8, तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा ऐसे ही तो लिखूंगा ना, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, अरे सोचो, क्योंकि जब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो मैं डिवाइड करूंगा ही नहीं ना। अरे ये डिवीजन वाला रूल तो अपन तब लगाते हैं ना जब हमारी ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल हो, लेकिन पीएनसी में वैसा होता है। प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन दूं, क्योंकि जो भी आपका आइडेंटिकल वाला पार्ट होगा वो इन दोनों ही डिनोमिनेटर में आएगा। ये ट्रिक क्यों काम करेगी, दोनों ही डिनोमिनेटर में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो ही रहा है तो उसको काहे को 2 बार लिख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। चीजें समझ में आ रही है। जैसे चलो और क्वेश्चन करवाता हूं।
मे बी क्लियरिटी आ जाएगी आपको पीएनसी के यहाँ पे। लाइक आपको ऐसा बोला है, लाइक हाउ मेनी वर्ड्स, यानी how not how many, what is the possibility या probability, what is probability of words which can be made using alphabets of, मान लीजिए आपको दे दिया statistics, ठीक है, in which no two vowel come together। मान लो ऐसे सिंपल थॉट मैंने ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड which can be made using alphabets of the statistics in which no two vowel come together, ठीक है। अब ये अपन ने क्या मेथड लगाया है, तो मैं इसको सीधा सीधा कैसे लिखूंगा बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इतना टाइम नहीं होता अपने पास एग्जाम में कि अपन इनको इतना डिटेल से सोचें। चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है ना तो फिर बहुत आसान है। ये आपके स्टैटिस्टिक्स हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, अब वोवल साथ आए नहीं आए इसको टोटल से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो टोटल का तो वही सेम सिनेरियो, 3 3 6 7 और 3 10, 10 ही अल्फाबेट है ना इसमें, गिन लो एक बार। 10 है तो नीचे तो आ गया 10 का फैक्टोरियल, खत्म। क्यों मान किया मैंने 10 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने ऐसा माना है सारे अलग अलग है, ठीक है। अब उसने बोला कोई भी दो वोवल एक साथ ना आए, तो ठीक है, जब कोई भी दो वोवल साथ नहीं आएंगे तो क्या यूज करेंगे, गैप मेथड। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको अपन अरेंज कर दे 7 को, तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल। अब इसमें गैप कितने बनेंगे, 8। उस 8 गैप में से क्या करते हैं, 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको अरेंज कर देते हैं। लेकिन अब अगर मैं ऐसा ही कर रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सब डिस्टिंक्ट है, तो मैं डिवाइड किसी से करूंगा ही नहीं करूंगा, तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। अरे इसमें टी भी आ रहे हैं, एस भी आ रहे हैं, आई भी आ रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें रिपीट होने वाली होंगी ना वो डिनोमिनेटर में आती है, और वो डिनोमिनेटर टोटल के डिनोमिनेटर में भी आएगा और फेवरेबल के डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो कटना तो उसको है ही, तो खामखा अपना टाइम भी क्यों वेस्ट करें। अरे समझ में आ रही है चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं अगर आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पीएनसी के क्वेश्चंस अगर आपको यहाँ ऐसे वाले करने हैं तो पीएनसी थोड़ी बदल दो यार, हमें ही फायदा है, नुकसान क्या है। हाँ बताओ कोई दिक्कत, चलो। नो सर। और नो सर। और अगर मैं ऐसे करता हूँ, चलो देखो, इफ या ए अल्फाबेट इज selected random from the world, मान लो मैथमेटिक्स से लिख देता हूँ, चलो मैथमेटिक्स, ठीक है। अल्फाबेट इज selected random from the word mathematics, then what is the probability it is vowel, like this is your question। तो देखो अब चीज़ें कैसे चलनी है, मैथमेटिक्स मेरे पास है, तो वोवल कॉन्सोनेंट की बात की है, तो M A T H E M A T I C S, ये अपन ने कर दिया, ठीक है। अब मुझे तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मुझे एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले टोटल के पास जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ भूल जाओ कैसा सिलेक्शन है, बस आप तो अपना फोकस रखो, कितने अल्फ़ाबेट है टोटल, 11। तो 11 में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 11 7, एक ही तो करना है, तो 11 में कोई भी एक अल्फ़ाबेट अपन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 11 7, और उसमें से आपको वोवल और चाहिए, तो कितने वोवल है आपके पास में, 4, तो उस 4 में से एक यहाँ कर लो, तो ये लो आ गया आंसर 4/11, खत्म बात, कुछ रिपीट होता ही नहीं है यहाँ तो चीज़ें इतनी इजी हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी में समझ में आ रहे हैं ना तो क्वेश्चंस खुद ब खुद अपने आप होते हैं, बस उस अप्रोच को थोड़ा सा बदलना होता है।
तो बताओ कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर ना सबको? चलो चलो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो जैसे डाइस से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं, तो चलो मैं डाइस के आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? मान लो आपको ऐसा बोला गया है 6 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो अब आपको पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब चलो इसको अलग अलग पार्ट्स करते हैं। मान लो पहला आपको दिया गया है ऑल डाइस हैव डिफरेंट फेसेस, ठीक है? दूसरा आपको दिया गया है, मान लो आपको सेम फेसेस, ठीक है? या फिर तीसरा आपको मान लीजिए इस तरह से दिया गया है कि एग्जैक्टली 3 of them show same faces and remaining show different faces। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो ये क्या होते हैं, ये नॉर्मली आते रहते हैं आपके सामने बार बार, तो मैं एक ही क्वेश्चन से इनको सबको खत्म करता हूँ। देखो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अकरिंग थिंग है डाइस की, तो अब आप खुद समझो। देखो सबसे पहले पहले की बात करते हैं, तो पहले की मुझे क्या बोला गया है, 6 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली। तो देखो ये तो श्योरिटी है, 6 डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो, टोटल तो फिक्स ही है ना। जब एक डाइस के लिए 6 है तो 6 के लिए 6 का पावर 6, वो तो मैं आपको बता ही चुका, ठीक है? अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको ये बोला गया है कि सब पे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब सब पे अलग अलग आना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, सोचो। और जब सब पे ही आपके पास में जो भी डाइस है वो सेम आना चाहिए, तो ये पहला वाला क्या डिफरेंट वाला है ना, तो डिफरेंट आना चाहिए, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि 6 मेरे पास में फेस है, ये मेरे पास 6 फेसेस है, तो इन 6 फेसेस में कोई भी एक मैं यहाँ दे दूँ, तो कोई भी एक कितने तरीके से दे सकता हूँ, 6 तरीके से। फिर मान लो मैंने 1 यूज़ कर लिया तो फिर 5, फिर 2 यूज़ कर लिया तो 4, 3 यूज़ कर लिया तो 3, 4 यूज़ कर लिया तो 2, मतलब जो भी आप देख लेना, और ये 1, तो एग्जैक्टली यही तो आएगा। अरे अगर मैं डिफरेंट फेसेस चाहता हूँ तो दिस इज माई नीड, विच इज वॉट, विच इज 6 फैक्टोरियल। बताओ कोई दिक्कत? अलग अलग आएंगे तो तभी आएंगे, तो अलग अलग की हमने कंडीशन लगा दी। ऐसे अगर आपको ऐसा बोला है, तो अब 6 डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो, ये तो फिक्स ही है, 6 का पावर 6 आएगा। अब ऊपर की बात करो, अब सब पे ही सेम आना चाहिए, तो सब पे ही सेम आना चाहिए, इसका मतलब क्या क्या कंडीशन बन गया, सब पे ही सेम आना चाहिए। इसके कितने केसेस बनेंगे, एक ही बनेंगे टोटल में से, बताओ, ठीक है? लेकिन एक केस बनेगा एक बार में, ऐसे कितने केस बनेंगे, 6 बनेंगे। मतलब अगर सब पे ही सेम आ रहा है तो सब पे 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, तो 6 डिजिट है, तो ऐसे कितने केस बनेंगे, 6 बनेंगे। तो डायरेक्टली लिख दो, तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 1/6 बताओ कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन काफी मजेदार है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अगर टेक्निकली अगर आप इसको करोगे तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली, आप इजीली समझ जाओगे। आपको क्या बोला, एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शो सेम फेसेस, ठीक है? तो आपको ये बोला गया कि 3 के पास में जो भी फेस है वो सेम आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोचेंगे कि मेरे पास में मान लो ये फेसेस है, तो 3 के पास में सेम आना चाहिए, तो 3 के पास सेम आना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, इन 6 में से कोई भी एक डिजिट ले लो। अरे 3 के लिए आपको सेम चाहिए ना, तो इन 6 में से हमने कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर लिया, कितना आ गया, 6C1। तो इसका मतलब मान लो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब मेरे पास 6 डाइस है,
देखो यहाँ पे डाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से मैंने कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट कर लिया, मान लो 1 कर दिया तो 1 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यही तो 1 तीनों पे जाएगा। अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया या 2 किया या 3 किया, कोई भी किया है, तो मैंने एक डिजिट सेलेक्ट करके इन 3 को तो दे दिया, इन 3 का काम तो मेरा हो गया, हो गया। अब मेरे पास में ये 3 बचे हैं, इन पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो इन 3 पे अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो इसका मतलब एक डिजिट तो मैंने यूज कर लिया, कितने डिजिट बच गए, 5 बच गए। तो उन 5 में से मैं क्या करता हूँ, बाकी 3 के लिए और 3 डिजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। लाइक मान लो मैंने इसके लिए 2 ले लिया, इसके लिए 3 ले लिया, इसके लिए 4 ले लिया, बताओ कोई दिक्कत? अरे 3 पे सेम आना चाहिए और 3 पे अलग अलग आना चाहिए। तो पहले हमने 6 में से कोई एक डिजिट ले लिया और उनको 3 को दे दिया, इन 3 को दे दिया। उसके बाद में बच गए कितने, 5 डिजिट, वो 5 डिजिट में से कोई भी 3 सेलेक्ट करके इसको दे दिया। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अरे इसमें अरेंजमेंट भी तो होगा। अब कौन सा 1 किस डाइस के पास जा रहा है मुझे थोड़ी पता चल रहा है। ये 1 यहाँ, अब इसने क्या बोला, 3 के पास सेम आना चाहिए, तो ये 3 ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे भी तो आ सकता है, तो इससे इन 3 के पास तो सेम आ गया ना। तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और अब मुझे अरेंजमेंट किस तरह से करना पड़ेगा, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6, और उसमें से 3 ये एक जैसे हैं, तो दिस इज माय आंसर। तो बताओ, अब इसका डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो तो सबको अलग अलग मान के कर रहे हैं। कंडीशन ऊपर उसने बदल दी, तो ऊपर बदली है तो अब ऊपर ही लिखेंगे, नीचे इसका कोई रोल ही नहीं है, ये ध्यान रखना। दैट इज योर आंसर। तो बताओ कोई दिक्कत इनमें से किसी भी क्वेश्चन को समझने में? नो सर। चलो नो सर। और चलो और करते हैं। जैसे ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हर जगह देखने को मिल ही जाते हैं कि इफ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी if we can select a day from leap year, ठीक, what is the probability if we can select a day from leap year is a, मान लो मंडे, ये आपको बोला गया, सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन का वो अपने तरीके से कैसे भी यूज कर सकता है, वो इसको ऐसे भी बोल सकता है, एक तो मैंने सिंपल सा एक लीप ईयर में से मंडे बोल दिया, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है कि अगर मैं कोई भी एक अगर ईयर सेलेक्ट करता हूँ लीप ईयर में से, तो उसमें 53 संडे होंगे या मंडे होंगे, उसका अपना अपना तरीका है बोलने का। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, वो तो ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो लीप ईयर की अगर अपन बात करते हैं तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो 366 डेज का मतलब क्या हुआ, 52 वीक्स तो आएंगे आएंगे ना, अरे 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, ये लो। इसके अलावा आपके पास में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तभी 366 बनेंगे। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास में 52 वीक्स आ रहे हैं, तो 52 वीक्स आने का मतलब क्या हुआ, हर वीक में एक मंडे तो होगा ही होगा। दिस मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ श्योरिटी। और जहाँ श्योरिटी होती है ना, वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं लगती, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज पे लगती है। तो ये वाला पार्ट तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 52 वीक्स मतलब 52 मंडे वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मुझे जो पॉसिबिलिटीज की बात की है वो तो इन 2 की होंगी, तो इन 2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा। तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, संडे के साथ मंडे हो सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ थर्सडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे, और सैटरडे के साथ में संडे। अब यही होंगे। अरे कोई भी 2 दिन अगर आने होंगे तो वो 2 दिन तो कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी संडे के अगले दिन ट्यूसडे आ गया। 2 दिन एक्स्ट्रा अगर मेरे बने हैं तो दीज आर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरी 7 पॉसिबिलिटीज आई हैं। इन 2 में मंडे कितनी बार आया है, तो अगर आप इसे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा मंडे ये 2 बार आ रहा है, ये रहा 2 बार। तो कोई भी डे हो, बात मंडे की नहीं है,
कोई भी डे हो वो 2 बार ही आएगा, क्योंकि इन 7 पॉसिबिलिटीज में हो क्या रहा है, हर एक डे 2 बार आ रहा है। तो अगर हर 2 बार आ रहा है तो जज इट, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसके तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो और कर लो। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन है, और ठीक है बेसिक प्रॉब्लम ही ज्यादा आती है। लाइक आपको दिया गया है 3 natural number are taken at random from first 100 natural numbers, then the probability that their arithmetic mean is 25. Like this is your question. ठीक है, तो 3 natural number are taken at random from the first 100 natural number, then what is the probability that their arithmetic mean is 25? ठीक है, तो ठीक है, अगर इसको हमें करना है, मान लो ये मेरे लिए कोई भी एक इवेंट ई है जिसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऑब्वियसली यहाँ टोटल आएगा और यहाँ फेवरेबल आएगा। तो टोटल तो इसका फिक्स है। कैसे? आपको 100 में से 3 नंबर लेने, तो 100 में से कोई भी 3 नंबर अपन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 100C3। तो टोटल में मेरे को दिक्कत नहीं है। अब हमारा फेवरेबल यहाँ पे कैसे बनेगा उसको अपन देखते हैं। देखो, अगर फेवरेबल की अगर अपन बात करते हैं तो उसने क्या बोला है, कोई 3 नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन 25 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक नंबर x है, एक नंबर y है, एक नंबर z है, और इनका अर्थमेटिक मीन मतलब इनका एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 25 आ रहा है। और इनका एवरेज अगर 25 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये कुछ फील नहीं हो रहा आपको? अरे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड 75 चाहिए, तो 75 में कैसे कैसे लूंगा? तो पहले तो रेस्ट्रिक्शन देखो, रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो मतलब x वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही आएगा। तो अब हमें फॉर्मूला तो याद है ना, n माइनस एस प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसमें s कितना है, एक तो आना ही चाहिए ना कम से कम, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 75 माइनस का 3, तो यहाँ बनना ही बनना है, 3 वेरिएबल है तो 3 माइनस 1c, तो इन 3 से ये 3 चला गया तो ये कितना बच गया 74, तो दिस इज 74c2। देखा पीएनसी का कमाल। तो पीएनसी आती है तभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो लेके बैठे रहो इसको। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नो सर। चलो और कर आ देता हूँ एक आध क्वेश्चन। आपको बोला है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट in a group of 10 people at least 2 of them will have same birthday। ये आपके पास क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्वियसली वो बोल देगा कि लीप ईयर इज एक्सक्लूडेड, मतलब उस बच्चे का बर्थडे लीप ईयर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर का तो केस अलग ही काउंट करना पड़ेगा ना आपको, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल हैव सेम बर्थडे, कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम होना चाहिए। तो देखो अब वही प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा रूल क्या है कि अगर आपको सीधा सीधा समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो रिवर्स कर लो। ठीक है, तो रिवर्स का सिंपल सा मतलब क्या, आप टोटल में से घटा के भी तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसा देखोगे तो मुझे क्या पूछा है, मुझे बोला प्रोबेबिलिटी
किसकी पूछी है, देखो मैं आपको इसको थोड़े में लिख के दिखाता हूँ। मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, एटलीस्ट 2 की। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो पर्सन या ऑल पर्सन हैव डिफरेंट डेट, ऐसे कुछ लिख दीजिए। डिफरेंट बर्थडे, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता। अरे मुझे बोला है कि 10 में से 2 लोगों का बर्थडे, कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम होना चाहिए। तो 2 लोगों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, और सबका भी तो सेम हो सकता है। तो इतने सारे केसेस को सॉल्व करने से अच्छा है अपन क्या सोचें, कम से कम 2 लोगों का सेम होना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो गया, किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए। तो किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सबकी बर्थ डेट अलग अलग होनी चाहिए। तो अब अपने को ये नहीं सॉल्व करना, अपने को ये सॉल्व करना है, ऑल पर्सन हैव डिफरेंट बर्थडे। तो अगर मैंने ये निकाल दिया तो इसको 1 में से घटा दूं। अरे अभी तो पढ़ा ना आपने, पीई बार इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस पीई, तो ये वही है आपके पास। तो अब अपन क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंट बर्थडे निकाल रहे हैं। तो अपन प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं डिफरेंट बर्थडे की। ठीक है, तो डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फिर क्या करना है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तब इस फेवरेबल अपॉन टोटल में सबसे पहले अपन टोटल की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने लोग, 10 लोग। तो 10 लोग मेरे पास है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग। तो 10 लोग अगर मेरे पास में हैं तो मुझे देखो 10 लोग मेरे पास में हैं और उनका बर्थडे आने के कितने चांसेस हैं, एक का 365। अरे कोई भी इंसान किसी भी दिन पैदा हो सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कोई। ठीक है, तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट पर्सन की पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं तो इसके पास कितने चांसेस है, 365। ठीक है, और सबके, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब इस पे भी वही 365, इसका मतलब इस पे भी वही 365। इसका मतलब 10 जन हैं तो एक का 365, तो 10 की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएगी, 365 तो पहले बताओ इसमें कोई डाउट। अरे ये तो समझ आ गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लोग हैं, एक साल में वो कितने तरीके से पैदा हो सकते हैं, तो हम तो बोल देंगे ठीक है भैया, कोई कभी भी पैदा हो सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। तो अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल पे कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन फेवरेबल पे होती है। तो अब अपन आते हैं फेवरेबल पे। तो देखो, अब फेवरेबल को अपन कैसा सोचेंगे, अब फेवरेबल को अपन ऐसा नहीं सोचेंगे कि अब तो सबका बर्थडे अलग अलग है। तो सबका बर्थडे अलग अलग है, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि 365 दिनों में से कोई भी 10 दिन पहले सेलेक्ट कर लो। अब तो अलग अलग चाहिए ना, तो अलग अलग चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि 365 में से कोई भी 10 दिन आपने अलग सेलेक्ट कर लो, आपने लिख लिए। अब वो 10 दिन जो आए हैं वो 10 लोगों को कितने तरीके से दे सकते हो, इतने तरीके से। 10 दिन तो ले लिए, कौन सा दिन किस बंदे के पास जाएगा हमें थोड़ी ही पता है, तो कर दो उसका अरेंजमेंट। तो बताओ फेवरेबल में कोई दिक्कत, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना आने वाला है, 1 माइनस 365c10 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 365 raised to power 10. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में। देखो सारा पीएनसी का खेल है, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को सीखा ना तो यहाँ क्वेश्चन करने के अलग ही मजे हैं, क्योंकि चीजें समझ में आ रही हैं, दैट्स ऑल। इसका मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलो बर्थडे वाले का। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इधर उधर का। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट the birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. This is a question. ये आपको करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। अब इस बार इसने क्या बोला है कि 6 आपके पास पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स का बर्थडे 2 महीने के अंदर अंदर है, 2 कैलेंडर मंथ्स में आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
तो 2 महीने के अंदर अंदर आनी चाहिए, ये उसने बोला है। तो सबसे पहले अगेन वही हमें तो अब इसमें रिवर्स करने का नीड नहीं है, तो सिंपल से ही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहले टोटल की बात कर लें। तो टोटल की बात करोगे तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब उन 6 लोगों में से महीने की बात की है, तो पहला आदमी कोई भी महीने में पैदा हो सकता है, तो कितने महीने होते हैं टोटल, 12। तो ये भी कोई भी महीने में आ सकता है, ये भी कोई, ये भी कोई और ये भी कोई। ठीक है, एक और ले लो, ये लो। तो कोई इंसान किसी भी महीने में पैदा हो सकता है, तो टोटल तो पता चल गया 12⁻6 से। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं फेवरेबल की। तो अब अगर अपन फेवरेबल लेंगे तो उस फेवरेबल में देखो क्या होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उन 6 लोगों का बर्थडे 2 महीने में ही आना चाहिए। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, 12 में से 2 महीने सेलेक्ट कर लेंगे। बताओ इसमें कोई डाउट? अरे 12C2 में किसी को कोई डाउट है? हो गया काम इतना, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 महीने सेलेक्ट कर लिए, किसके लिए, इन 6 पर्सन्स के लिए। तो ये 6 पर्सन्स एक बार मैं यहां बना देता हूं, ये 6 पर्सन्स बना दिए। अब 6 पर्सन्स बना दिए तो मेरे पास महीने कितने हैं, 2। तो अगर मेरे पास 2 महीने हैं तो इस एक पर्सन के चांसेस कितने हैं, 2। अरे 2 महीने हैं तो 2 में से कोई एक इसके पास आएगा, कोई इसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे अरेंज भी तो करना है ना मुझे, ये तो सिलेक्शन ही किया है मैंने। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी पर्सन कितने तरीके से उन मंथ्स में पैदा हो सकता है, तो अपन क्या बोलेंगे, 2⁻6। ठीक है, लेकिन इस 2⁻6 में दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों एक ही महीने में पैदा हो गए हो। लाइक माने एक महीना आपने जनवरी ले लिया और एक महीना आपने फरवरी ले लिया। मान लो आपने 2 महीने सेलेक्ट कर लिए 12C2 करके, आगे 12। अब इन 2 महीने में कैसे कैसे वो उनके बर्थडेज आ सकते हैं, वो बोल दिया 2⁻6 तरीके से उनके बर्थडेज आ सकते हैं इन 2 महीने में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 के 6 लोगों का बर्थडे जनवरी में आ गया, या ऐसा हो सकता है कि 6 के 6 लोगों का फरवरी में आ गया। तो इसमें ये 2 केस ऐसे हैं जिनमें दिक्कत आएगी, सिर्फ 2 केस, बाकियों में दिक्कत नहीं आएगा, बाकी सब बिंदास है। हम ये चाहते हैं ना ही तो 6 के 6 जनवरी में आए और ना ही 6 के 6 फरवरी में आए, वो बस नहीं चाहिए, बाकी चलेगा। तो इसका मतलब दिस इज योर फेवरेबल। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, टोटल तो आपने देख ही लिया कि 12 का पावर 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 12C2 इंटू 2⁻6 - 2। अब सॉल्व करते रहो, आंसर्स आपके आ जाए। ठीक, बताओ कोई डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो पीएनसी का सीधा सा फंड है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना तो क्वेश्चन बिल्कुल खुद ही आसान लगने लग जाते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कोई टेंशन नहीं है, हम खुद ही बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को। कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए बुक contain 100 pages and numbered from 1 to 100। मान लो कोई एक बुक है उसमें 100 पेज हैं और उस पर नंबर्ड किए गए 1 to 100। ठीक है, तो अब आपसे सिंपल से क्या है कि इफ वी कैन सेलेक्ट ए पेज then what is the probability sum of digits of page number is 10? For example, this is the question. ठीक है, एक बुक में 100 पेजेस हैं और उसमें से आपको कोई भी एक पेज सेलेक्ट करना है, और जो भी पेज आपने सेलेक्ट किया है क्या प्रोबेबिलिटी आया है कि उस पेज के जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स का सम 10 है। तो ठीक है, हम तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल ये तो हमें समझ में आ ही गया। ठीक है, तो इसका टोटल तो बड़ा ही आसान है, क्यों, 100 पेजेस हैं, उस 100 में से कोई भी एक पेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो हो गया है। तो अब आपको फेवरेबल चाहिए, तो देखो यहाँ पे फेवरेबल का मतलब अब आपको वो पेज ढूंढने पड़ेंगे जहां पे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है,
10 आ रहा है, तो 10 कहाँ कहाँ आएगा, तो आप ढूंढना स्टार्ट करो। देखो 10 अगर आपको बनाना तो यहाँ से आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, या तो 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, ठीक है, 37 हो सकता है, 46 हो सकता है, 55 हो सकता है, उसके बाद में 64, उसके बाद में 73, उसके बाद में 82, उसके बाद में 91, यही होंगे। अरे अब आपको वो पेज चाहिए जिनके डिजिट्स का सम 10 आए, तो देखो इनको जोड़ के देख लो। और कोई आ रहा है तो आप बता दो, यही आएंगे बस। अगर डिजिट्स का सम 10 चाहिए तो कितने बने, 3 3 6 और 3 9, 9 है क्या टोटल, 5 6 7 8 9, 9 केसेस बने, तो दिस इज योर आंसर। इन 9 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, तो आंसर इज 9/100। तो बताओ कोई भी दिक्कत, चीजें समझ में आ गई। चलो बढ़िया।